आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं जी के भाई मुकेश सर, एक ऐसा मंच जहां तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। हम चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों की, जो केवल परीक्षा में नहीं बल्कि आपकी समझ और सोच को भी निखारेंगे। सवालों का उद्देश्य सिर्फ उत्तर जानना नहीं होता, बल्कि उस सोच को भी विकसित करना होता है जो हमें बेहतर नागरिक और प्रतियोगी बनाती है। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों से सपनों तक की ये धमाकेदार यात्रा अंत तक बनी रहिएगा। हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा मोहम्मद अली जिन्ना को? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजनी नायडू, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्हें कायदे आजम के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के संस्थापक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, भारत कोकिला के नाम से जो फेमस हैं, हैदराबाद की रहने वाली। और बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इनके बारे में मुझे निदा फाजली की दो एक गज़ल है, उसकी दो लाइनें याद आती हैं कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ये बिल्कुल सटीक ये लाइन पर सूट करती है मोहम्मद अली जिन्ना पे, जिनका जन्म 1876 में कराची में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे, जो सभी धर्मों का आदर करने वाले, धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत जीवन में, और उस व्यक्ति ने मुस्लिम लीग के प्रभाव में आकर और वैचारिक मतभेद पंडित जवाहरलाल नेहरू से होने के कारण एक नई राष्ट्र की नींव रख दी, जिसका नाम है पाकिस्तान। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसे आप लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, और इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे AC मजूमदार, जिनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। यहीं पर कांग्रेस का जिसका विभाजन हुआ था 1907 में। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार। यहीं पे कांग्रेस एक हो गई, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई। इसे लखनऊ समझौता के नाम से इतिहास में जाना गया है। और यहीं पर सरोजिनी नायडू ने मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग के नेता, यहीं से मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। बैरिस्टर हैं, ये भी लंदन से पढ़कर आए हैं। मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ढाका जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां दोनों लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। उसी मुस्लिम लीग को 1913 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1920 में पूर्णतः उसके नेता बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी है, इससे प्रश्न बनेगा नहीं, सिर्फ कायदे आजम एक की बात वो बन सकती थी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी छत्तीसगढ़। और इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, उससे पहले प्रयागराज, और जब आगरा अवध का संयुक्त प्रांत था, नाम सुना होगा, पुराना नाम है इसका। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसकी जो सीमा है वो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ साझा करती है, और एक देश के भी साथ यूपी की सीमा साझा करती है, उसका नाम है नेपाल। राजधानी काठमांडू, जहाँ पे सार्क का मुख्यालय है। नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। हिंदी भाषी राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल कहकर किसे पुकारते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल कहकर किसे पुकारते थे? ए अपनी तलवार को, बी अपने प्रिय साथी को, सी अपने घोड़े चेतक को, डी अपने धनुष को। और इस प्रश्न का सही जवाब है महाराणा प्रताप बुलबुल कहकर पुकारते थे अपने घोड़े चेतक को। बुलबुल का मतलब होता है प्रिय, जो सबसे ज्यादा प्रिय है उसको आप बुलबुल कह सकते हैं। महाराणा प्रताप का ये रहे उनका घोड़ा, और उनके बारे में कविता मैंने 6वीं क्लास में पढ़ी थी, एनसीईआरटी की बुक में थी। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, पहले मैं ये कविता सुना दूं फिर बताता हूँ।
इनके बारे में लिखा है, इस घोड़े के ऊपर ही कविता लिखी गई है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा और मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा का घोड़ा चेतक, जिसे एक विशेष भेष, ये अन्य घोड़ों की तुलना में इसकी लंबाई भी ज्यादा थी और इसकी एक विशेष वेशभूषा, जैसे दूसरी तरफ से अगर हम लोग बात करें अकबर का सेनापति राणा मान सिंह जो युद्ध कर रहा था, इनका ही चचेरा भाई है महाराणा प्रताप का। इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी जो भी आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है या जो इतिहास आप व्हाट्सएप से फेसबुक से पढ़ के आ रहे हैं या जो फिल्मों के माध्यम से देख रहे हैं इतिहास, सच में वैसा नहीं है। चलिए ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम बता रहे हैं इस घोड़े के बारे में। तो इसके ऊपर ये जो हाथी का सहरा लगा हुआ है, इस तरह से इसकी वेशभूषा इस तरह से लगाया जाता था जिससे दूसरे भी जानवर, क्योंकि अकबर की सेना में या राजा मान सिंह की सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इस घोड़े को भी बिल्कुल हाथी की तरह डिजाइन कर दिया जाता था जिससे दूसरे जानवर भयभीत हो सकें। 1576 में युद्ध हो रहा है, राजा मान सिंह के घोड़े की राजा मान सिंह के हाथी के मस्तक पे जब ये अपने घोड़ा अपनी टापों को जमा देता है तो एक पैर घायल हो जाता है यहीं पे, और इसके बाद राजा महाराणा प्रताप भी युद्ध लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। घायल घोड़ा घायल राणा को लेकर निकलता है वहां से और भाग युद्ध के मैदान से जब निकलकर भागकर एक नाले के पास पहुंचता है तो यहीं पे अंत समय में मृत्यु हो जाती है। बचता नहीं है, यहीं पे हल्दी घाटी में इनकी समाधि भी बनाई गई है घोड़े की। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। राष्ट्राध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। मंत्रिपरिषद का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, सरकार का संचालन करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ये मैंने जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे आज़ाद भारत के, उनकी फोटो लगाई हुई है और आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्रियों की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक बात और यहीं से इतिहास से बताना चाहूँगा, पहले इनको देख लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, फिर गुलजारी लाल नंदा दोबारा बने हैं। इसके बाद गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी, इसके बाद मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, फिर चौधरी चरण सिंह किसान नेता, इंदिरा गांधी आयरन लेडी, राजीव गांधी मिस्टर क्लीन, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह नाम सुना होगा, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, फिर है चंद्रशेखर जी, इसके बाद है पीवी नरसिम्हा राव, फिर है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, फिर है एच डी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर दोबारा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और सरदार मनमोहन सिंह, और उसके बाद हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन प्रधानमंत्रियों के बारे में अगर आपने कभी चर्चा सुनी हो, टीवी पे देखा हो, व्हाट्सएप की दुनिया से या फेसबुक से आपसे ज्ञान मिल रहा होगा, तो बात हमेशा नेहरू पे होती होगी, इंदिरा पे होती होगी और उसके बाद वर्तमान में जो प्रधानमंत्री इन पर। क्या बीच में देखो ये लोग क्या प्रधानमंत्री नहीं रहे जिनके नामों के कभी आपने नाम भी नहीं सुन रहे होंगे, इनके इनके नामों पे कभी चर्चा नहीं होती। इंद्र कुमार ये गुजराल, गुलजारी लाल नंदा, और ये चरण सिंह, राजीव गांधी, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, शायद लोग जानते भी नहीं होंगे इनके बारे में, कभी सुना कि कोई, जब भी ये भी तो भारत के प्रधानमंत्री रहे, इनका भी तो कार्यकाल रहा, इन्होंने भी तो काम किया। कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा कि सच क्या होता है, दिखाया क्या होता है। जिनके वंशज हैं, जिनके बारे में चर्चा होती है, जिनसे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, उन्हीं का नाम रहता है चर्चाओं में। समझ में आया? चलिए फिर कभी बात करेंगे इस पर। सच वो नहीं होता जो दिखाया जाता है, जो बताया जा रहा है। इससे इतर भी है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग करता है। चलिए, संवैधानिक प्रमुख वही बात। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन किस माध्यम से नहीं किया जा सकता? इनमें से किस माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता? संसद द्वारा, विशेष बहुमत से, राज्यों की सहमति से, जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता संसद द्वारा, विशेष बहुमत से, राज्यों की सहमति से,
डी जनमत संग्रह से। और इस प्रश्न का सही जवाब है जनमत से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 में, और वो तीन प्रकार से ही हो सकता है: संसद द्वारा, विशेष बहुमत से, और राज्यों की सहमति से। भारत में नहीं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन होता है। किसी जनमत का अर्थ होता है किसी विधेयक, प्रस्ताव या कानून पर सीधे जनता के वोट द्वारा राय लेना, जो भारत में नहीं है। भारत में संविधान में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, वही बात है। और अगर संविधान संशोधन की बात करें जहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो मुझे जो महत्वपूर्ण लगे वो सारे के सारे संविधान संशोधन की लिस्ट मैंने तैयार की है, आप देख लीजिएगा इसको। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन पद्धति हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखी है, और पहला ही संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अनुच्छेद 15, 1985 आदि में बदलाव किए गए थे। 200 सबसे जो अगर बात करें दुनिया का पहला देश जिसने संविधान लागू किया, अमेरिका ने 1789 में। और सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का है, जहां सिर्फ 27 बार संशोधन हुआ है, जबकि भारतीय संविधान में अब तक 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है 74 साल में। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन शायद भारत में ही हुए हैं। कुछ प्रमुख संशोधनों की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, सुना होगा, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। यहाँ प्रस्तावना में 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, सुना होगा। और 44वां संविधान संशोधन 1978, यहाँ पे जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो एक कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 61वां संविधान संशोधन 1988, कहीं कहीं 89 भी मिल जाता है तो परेशान नहीं होना, यहाँ मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 73वां 74वां ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, सुना होगा, सबसे पहले नागौर में, और उसके बाद जब संविधान संशोधन हो गया तो मध्य प्रदेश में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद पहले 10 थे, मौलिक कर्तव्य अभी 11 हो गए, वही है। 101वां पूरा क्या कहेंगे दक्षिणा जीएसटी लागू कर दी गई। 103 जो था आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस, कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी वो लोकसभा और राज्यसभा में वो खत्म की गई। और 106वां संविधान संशोधन, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 मतलब 33% आरक्षण दिया जाएगा, इससे संबंधित है। 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। अगला प्रश्न है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? फसलों के लिए, खाद के लिए, मशीनीकरण के लिए, जल संसाधन के लिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एमएसपी फसलों पर लागू होता है। 23 भारतीय फसलों पर एमएसपी लागू किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को एक निर्धारित न्यूनतम कीमत की गारंटी देने वाली सरकारी नीति है। मतलब इससे कम कीमत पे कोई नहीं खरीदेगा, और कोई खरीदता है तो सरकार खुद ही खरीद लेगी, जितनी भी कीमत सरकार उस पर एमएसपी लगाए। जो कोई ना खरीदे तो सरकार खरीदेगी उस फसल को। एमएसपी किसानों की बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने का एक सरकारी उपाय है। 23 फसलों पर लागू होता है। चलिए भैया, 23 फसलों की अगर हम लोग बात करें, जो खरीफ की फसलें हैं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, मूंग, कपास, तिल, अरहर, सूरजमुखी। रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों। और व्यावसायिक फसलें गन्ना। ये गन्ना का जो होता है 22 फसलें प्लस गन्ना, वो गन्ना का लागू किया जाता है। जो चीनी मिलें हैं वो लोग लागू करते हैं, ये चीनी मिलों पे लागू किया जाता है। ठीक है भैया, 22 फसलें। ये इसलिए बता दें कि पिछले एग्जाम में प्रश्न बना था कि इनमें से कितनी फसलों पे एमएसपी लागू होता है। ठीक है भैया, हाँ। पहली बार एमएसपी 1966 में लागू हुआ। और ये एमएसपी की बात करें तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 10 गेहूं धान की खरीद पे एमएसपी होती है, जबकि अन्य राज्यों में अभी लोग भी जागरूक नहीं है, सरकार भी, जो भी है। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1900 में, 1905 में, 1919 में, 1947 में। ये ब्रिटिश हुकूमत के समय का है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना तभी की गई जब बंगाल विभाजन हुआ, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और इस प्रश्न का सही जवाब है 1905। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज्यादा कर्मचारी यहीं पे, लगभग 13 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। पहली ट्रेन मुंबई से थाने 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चली। रेलवे बजट 1921 में जनरल बजट से अलग हो गया था, और यह परंपरा 2017 में समाप्त कर दी गई। भारत पहला देश है जहाँ जिसमें
100% ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम लागू किया गया है। चौथे नंबर पे भारत का नेटवर्क आता है पूरी दुनिया में। सबसे तेज गति की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, अभी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन सिस्टम किस साल से लागू होगा? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन सिस्टम किस साल से लागू होगा? 2025, 2026, 2027, 2024? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2026। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी जो हाइड्रोजन भारत में उत्पादित हो रही है वह वास्तव में हरित है। इसका जो काम है वो यदि यानी उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तैयार किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यापार करना है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक बनाना है। भारत पहला एशियाई देश होगा जिसे सरकारी स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन प्रणाली लागू की होगी। अभी 2026 में लागू की जाएगी। इससे भारत को हाइड्रोजन हब बनने में सहायता मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ये बड़ी काम की लाइन है, याद रखना इसे। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि इसका उत्सर्जन जीरो, ये केवल पानी और ऑक्सीजन को अलग करता है। इसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी है। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन सिस्टम केवल तकनीकी नहीं बल्कि भविष्य को ऊर्जा क्रांति का हिस्सा है। इससे भारत दुनिया का एक सस्टेनेबल सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौवां प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 111, 126, 115, 102? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में हमारी रैंक 116 थी और इस बार घटकर 115 रह गई है। तो हमने बहुत पिछली साल की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया इस साल। 115 है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है जो लगातार 17 सालों से है और इसकी वजह कम अपराध, सैन्य खर्चे की बात करें तो भारत अभी भी दुनिया के 5 हथियार आयातकों देशों में आता है। दुनिया के जो सबसे ज्यादा 5 हथियार खरीदने वाले देश हैं उसमें भारत आता है 5 देशों में। तो ये सिर्फ यहाँ पे सैन्य खर्च लगभग शून्य और उच्च सामाजिक भरोसा, ये सारी चीज़ों को गिना जाता है जब ये इंडेक्स तैयार करता है। ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है वो इस इंडेक्स को बनाती है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में फिर आया। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल, संसद का नाम आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। 2019 में भी सबसे नीचे था और 2025 में भी सबसे नीचे अफगानिस्तान। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है ये, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या 23.5 उत्तरी अक्षांश या 66.5 दक्षिणी अक्षांश। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0 डिग्री देशांतर पे ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के शहर नहीं सर, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में से एक जगह है ग्रीनविच टाइम, वहां से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत में जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी के पास से। और अगर हम लोग बात करें जिस समय मतलब इन अंग्रेजों से पहले जब प्राचीन भारत में, तो उज्जैन के पास मानक समय रेखा जहाँ से कर्क रेखा हमारी होकर गुजरती थी, वहीं से यहाँ पे हमने कहीं लिखा होगा, चलो नहीं लिखा है। फ्रांस से होकर पूर्व पश्चिम में हमारे यहाँ, उससे पहले हम उज्जैन से इसको तय करते थे। ठीक है, उज्जैन में वेधशाला थी। उज्जैन महाकाल की नगरी, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन जहाँ पे कुंभ लगता है। अब कुछ पंक्तियां हैं, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आई तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आई तो क्या होगा। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आई तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आई तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रही हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रही हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आई तो क्या होगा। आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।